Hello students, beta today we are going to continue 14 principles given by Henry Fayol of chapter number 2 business studies, and in the last video we covered the following principles. Let me brief you first. First is division of work. According to this principle, work should be divided into small tasks which leads to specialization. जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में जॉब्स को टास्क को डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल मैनेजरियल स्किल्स की वजह से, उससे क्या हो जाता है? स्पेशलाइजेशन. सेकंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी मीन्स द राइट टू गिव ऑर्डर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ऑब्लिगेशन टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन टास्क. सो देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फ्यूल के हिसाब से बोथ शुड गो हैंड इन हैंड. अगर अथॉरिटी ज़्यादा होगी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो अथॉरिटी का क्या होगा? मिसयूज़. और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी अथॉरिटी से, द पर्सन बिकम इनइफेक्टिव एंड टारगेट्स विल नॉट बी अचीव्ड ऑन टाइम. थर्ड इज द डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस. इसमें आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू फ्योल डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपीरियर्स एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स. इसमें जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज होता है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक सेंटेंस मैंने आपको और बताया था, that discipline mean that both workers and management honor their commitments toward each other. एक दूसरे से जो वो कमिटमेंट कर रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, उसे फुलफिल करना भी डिसिप्लिन है. फोर्थ प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ कमांड. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. कोई भी एक बॉस होना चाहिए इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए. अगर एक से ज़्यादा बॉस होंगे देन सबऑर्डिनेट्स विल गेट कन्फ्यूज्ड. सबऑर्डिनेट कन्फ्यूज हो जाएगा और टारगेट्स विल नॉट बी अचीव्ड ऑन टाइम. ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल. प्रिंसिपल नंबर 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. सो लेट्स मूव टू दी टेक अ लुक एट द इमेज. यहाँ पे आप देखेंगे एक है प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक है लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? रास्ता बताना. सारे यूनिट्स कंपनी के एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में. दिस इज प्रेजेंस ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. और आप देखेंगे लैक ऑफ यूनिटी डायरेक्शन में, इसमें जो एरोज हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में. यहाँ पे लैक ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है. सो अकॉर्डिंग टू फ्यूल इसने क्या स्टेट करा है इस प्रिंसिपल में कि हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं या फिर अलग अलग यूनिट्स होते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक से ज़्यादा प्रोडक्ट की हो सकती है, लेकिन सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है. ये फ्रेज नीचे देखेंगे, वन हेड एंड वन प्लान. भले ही उनके अलग रिसोर्सेज हों, अलग इंचार्ज हों, अलग डिपार्टमेंट हो, हर काम वो अलग करते हों, बट स्टिल ऑब्जेक्टिव सबका एक ही होगा. सो ऑल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स सेम ऑब्जेक्टिव. चाहे यूनिट्स अलग हों, हेड्स अलग हों, डिपार्टमेंट्स अलग हों, नो मैटर, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव वन एंड ओनली वन होगा, वन हेड एंड वन प्लान. सारे सेम डायरेक्शन में काम करेंगे. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Move on to the next principle, subordination of individual interest to general interest. बेटा दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं. फर्स्ट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सेकंड इज जनरल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट आपका पर्सनल इंटरेस्ट, एम्प्लॉय का अपना इंटरेस्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट है. जनरल इंटरेस्ट मीन्स कंपनी का इंटरेस्ट. कंपनी में कस्टमर भी होते हैं, सप्लायर भी होते हैं, क्लाइंट्स भी होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं. दिस इज जनरल इंटरेस्ट. तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट स्टेट क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट जो है वो मोर इम्पॉर्टेंट है, मोर प्रायर है ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एन एम्प्लॉई. सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट वही है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो हर इंडिविजुअल एम्प्लॉई भी ग्रो करेगा. एग्जाम्पल सुनेंगे इसका ध्यान से. कंपनी चाहती है कि उसे मैक्सिमम आउटपुट मिले एम्प्लॉई से, लेकिन कम सैलरी पे करनी पड़े. सेम एम्प्लॉय क्या चाहता है? एम्प्लॉय वांट टू गेट मैक्सिमम सैलरी वाइल वर्किंग द लीस्ट. कम से कम काम करना पड़े उसे और सैलरी उसे ज़्यादा मिले. तो दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं. हमें एम्प्लॉय का इंटरेस्ट फोकस नहीं करना. किसका इंटरेस्ट फोकस करना है? ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का इंटरेस्ट. क्योंकि अगर कॉमन इंटरेस्ट फॉलो किया जाएगा, जनरल इंटरेस्ट जो कि कंपनी का इंटरेस्ट है, उस पर फोकस किया जाएगा, तो हर इंडिविजुअल एम्प्लॉय ग्रो ऑटोमेटिकली करेगा. ठीक है. Okay, move on to the next principle. Principle number 7, remuneration of employees. Remuneration क्या होती है? सैलरी. ये प्रिंसिपल फोकस करता है सैलरी पे, रेमुनरेशन पे. ओवरऑल पे एंड कॉम्पनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन.
जो सैलरी मिलनी है, रेम्यूनरेशन मिलनी है, वो दोनों के पार्ट पे फेयर होनी चाहिए, एम्प्लॉयज़ के पार्ट पे भी, ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट पे भी। एम्प्लॉय को उतनी कम से कम वेजेस दी जाए, उतनी सैलरी दी जाए ताकि वो अपना घर चला पाए, सो दैट दे मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एंड एट द सेम टाइम दैट शुड बी विद इन दी पेइंग कैपेसिटी ऑफ दी कंपनी। वो कंपनी की पेइंग कैपेसिटी में होनी चाहिए। अगर कंपनी लॉसेस पे चल रही है और कंपनी इंक्रीमेंट करे, कंपनी लॉसेस में चल रही है और कंपनी एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट करे बाहर से बोरो करके, तो ये उसकी अर्निंग कैपेसिटी के बियॉन्ड है। कंपनी को हमेशा फोकस करना चाहिए अपनी अर्निंग कैपेसिटी पे। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसके लिए एक फ्रेज़ है जस्ट एंड इक्विटेबल, ठीक है, इसे आपने ध्यान रखना है। फेयर होनी चाहिए वेजेस ताकि एम्प्लॉयज़ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो, और एट द सेम टाइम इट शुड बी विद इन दी पेइंग कैपेसिटी और अर्निंग कैपेसिटी ऑफ दी कंपनी, ठीक है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 8, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। बेटा इस प्रिंसिपल की डिटेल आप लोग ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब हम फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन तो उसमें इसकी डिटेल है, बट ब्रीफ फ्यूल के हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सेंट्रलाइजेशन होता क्या है? सेंट्रलाइजेशन होता है डिसीजन मेकिंग पावर जो है, अथॉरिटी है, वो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के पास है, इसे बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? जब हम अथॉरिटी को डिस्पर्स कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो फ्यूल के हिसाब से देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज नहीं हो सकती। उसका रीज़न क्या है? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह सेंट्रलाइज्ड होगी, सारी पावर्स टॉप मैनेजमेंट के पास हैं, कुछ भी डिस्पर्स नहीं है, सारा कंट्रोल टॉप मैनेजमेंट का है, तो डिसीजन मेकिंग में डिले होगा, ठीक है, डिले इन वर्क। लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है, हमने सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्पर्स कर दिया सारे लेवल पे, उस केस में टॉप मैनेजमेंट का कंट्रोल, टॉप मैनेजमेंट का लॉस खत्म हो जाता है। सो देयर विल बी लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो सारी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई भी सेंट्रलाइज पूरी तरह नहीं हो सकती, ना पूरी तरह डिसेंट्रलाइज हो सकती है। देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, मूव ऑन टू दी नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 9, स्केलर चेन। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। आप देखते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है। हायरार्की मीन्स एक चेन होती है, लोग अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं। कोई टॉप लेवल पे काम कर रहा है, मिडिल लेवल पे काम कर रहा है, लोअर लेवल पे काम कर रहा है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर भी होते हैं, सबऑर्डिनेट भी होते हैं। सुपीरियर जो काम करवाते हैं, सबऑर्डिनेट जो काम करते हैं। सो स्केलर चेन होती क्या है? फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आर नोन एज स्केलर चेन। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये जो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, इसमें एग्जाम्पल में देख, इस सिचुएशन में देखेंगे आप, इसमें एक हेड है, ए हेड है, ए हैज़ 2 लाइन्स ऑफ अथॉरिटी, उसके अंडर 2 लाइन्स हैं। एक लाइन है जिसमें BDF है, एक में CEG है, ठीक है। तो 2 लाइन ऑफ अथॉरिटी है, दोनों लाइन ऑफ अथॉरिटी में ए ही हेड है और सारे अलग अलग चेन्स पे हैं। बी और C अलग लेवल पे हैं, E अलग लेवल पे हैं, FG अलग लेवल पे हैं। तो यहाँ पे किसी को किसी से कम्युनिकेट करना है, ए को अगर कम्युनिकेट करना है डी से या ई से, किसी से भी कम्युनिकेट करना है, तो उसे ये पूरी चेन फॉलो करनी पड़ेगी। ए डायरेक्टली ई से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ए डायरेक्टली डी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको फॉलो करनी होगी ये पूरी चेन। ए को कम्युनिकेट करना पड़ेगा बी से, देन बी टू डी, देन डी टू एफ। सेम ऐसे ही दूसरी लाइन ऑफ अथॉरिटी देखेंगे, ए को अगर ई से कांटेक्ट करना है, ई से कम्युनिकेट करना है, तो ए सी से करेगा, सी ई से करेगा, ठीक है। स्केलर चेन में फ्यूल ने एक एमरजेंसी के लिए गैंग प्लान बनाया है। गैंग प्लान एक शॉर्टर रूट है, इसमें आप इसके थ्रू आप कम्युनिकेट सिर्फ तब कर सकते हो इन केस ऑफ एन एमरजेंसी। अगर कोई एमरजेंसी आई है, कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप नॉर्मल कोर्स में नहीं करोगे। नॉर्मल कोर्स में यू हैव टू फॉलो दी चेन, ये चेन फॉलो करनी है आपको, किसी से भी कम्युनिकेट करना है। लेकिन गैंग प्लैंक एक ऐसा शॉर्टर रूट है जो इसलिए प्रोवाइड किया गया है इन केस अगर कोई एमरजेंसी आए, ठीक है, कोई अर्जेंसी है, तो उस केस में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे आप ये डॉटेड लाइन देखेंगे, इफ़ एफ वांट टू कम्युनिकेट्स विद जी, तो वो डायरेक्टली गैंग प्लैंक के थ्रू कर सकता है, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी, ठीक है बेटा। बेटा आज हमने 9 प्रिंसिपल्स कवर किए हैं।
लास्ट वीडियो में हमने 4 किए थे, आज हमने 5 और किए हैं। 9 प्रिंसिपल्स वी हैव डन और हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, तो 5 आर स्टिल लेफ्ट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इसको अभी गो थ्रू करें, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।